हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ यूनिट 2 केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप्स के होते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन 3 मेथड्स होते हैं। एक यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद आता है हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद आता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिर उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर्स में ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ के इस यूनिट को भी खत्म करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एप्लीकेशन एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनर्जी लेवल डायग्राम्स और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड एजॉर्प्शन लॉ। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम लोग अपना कोई भी एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके इंटरेक्शन को किसी भी मैटर के साथ हम लोग स्टडी करें, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर एक मैटर दिया हो हमारे पास, और हम लोग उसका इंटरेक्शन किसके साथ कराना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, रेडिएशन के साथ, तो हम लोगों को क्या आउटपुट्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड क्या एनर्जी लेवल डायग्राम्स मिलेंगे, उन सब की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ हाउ मैटर इंटरेक्ट्स विथ लाइट। इसका मतलब यही है कि जो हमारी लाइट है, सपोज दैट ये लाइट है, तो ये किस तरीके से हमारी इंटरेक्ट कर रही है यहाँ पर मैटर के साथ में। जब कोई भी चीज़ मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हम लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगी। उन डिस्टर्बेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, अपने ग्राफ्स बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, और उस स्टडी को हम लोग यूज़ लेते हैं कई सारे एप्लीकेशंस में। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रही है, उस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। देखिए, जब हम लोग किसी भी वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, तो हम लोगों को किस चीज़ के बारे में नॉलेज देता है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग पता लगाते हैं। बाई एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड, एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड बाई ए सब्सटेंस। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती हैं। लास्ट पॉइंट देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी इनेबल्स आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, और उसकी क्वांटिफिकेशन, मतलब कितने क्वांटिटी में वो चीज़ अवेलेबल रहेगी या नहीं रहेगी, कई सारे रिसर्चेस में स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम आता है। सो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा कि इस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, मैंने भी बताया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो मैटर होता है वो रिएक्ट करता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पर एमिशन भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी मैटर पे लाइट पड़ी, तो वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एमिट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहला है हमारा ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक मैटर है, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक वेव आती है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, वो इस तरीके से आएगी, कुछ ये रही। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, वो ट्रांसमिट कैसे करेगी, मान लीजिए उस मैटर के जो मैटर है उस पर पड़ी, उसके बाद उससे जब बाहर निकलेगी तो हल्का सा अपने पाथ से क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। यहाँ पर क्या बनता है, हमारा एक नॉर्मल लाइन बनता है, ये रहा, ये हमारा नॉर्मल लाइन बनता है एक। इसके बाद क्या होगा, ये जो लाइन होगी ये अपने पाथ से हल्का सा डिफ्लेक्ट करती है, ये रही। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक हम लोग नॉर्मल लाइन बनाएंगे, और यहाँ से भी ये लाइट कुछ अपने पाथ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा 11th-12th में, कि ट्रांसमिशन में किस तरीके से होता है। अब रिफ्लेक्शन में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। सिमिलर वे में अगर हम लोग इसका भी डायग्राम बना के देखें कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो इसमें भी एक अगर हमारे पास मैटर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये रहा, ये हमारे पास एक मैटर है। अब इसमें क्या होगा, लाइट हमारी क्या करेगी, इस पे लाइट गिरी, ये फॉल हुई लाइट, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो सेम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसमें क्या है, ये लाइट आई और ये इसी एंगल से क्या कर गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है,
अब इसमें भी सिमिलर वे में हम लोगों को नॉर्मल बना दी, ये रहा। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ रखी होंगी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, ये सारी एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सारे क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चलता है। जब कोई भी मतलब लाइट जो है वो किसी भी मैटर पे फॉल हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन में चलता है। अब स्कैटरिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, स्कैटरिंग की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंटिंग मैं नहीं बनाया था, लेकिन मैं पॉइंट भी बना दे रहा हूँ, ये रहा। ये कुछ इस तरीके से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रही, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ भी होगा, ये लाइट आएगी, ये लाइट यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ से ये लाइट आ रही है, ये रही और ये रही। तो इस तरीके से काम चलेगा। अब स्कैटरिंग में देखिए क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया, ये डायग्राम्स जो बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर आपको आता है कि एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पर वो डेफिनेशंस लिख के उसके नीचे ये डायग्राम बनाने होंगे तीनों के, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, ये सारी चीज़ों के। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना स्कैटरिंग कैसे होती है। तो स्कैटरिंग में मान लीजिए कोई हमारे पास एक बल्क मटेरियल है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब स्कैटरिंग में क्या प्रोसेस रहेगी कि इस पर मान लीजिए कोई लाइट इस तरीके से पड़ी है हमारे पास, ये आती है, एक लाइट रे आती है, ये पड़ी। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहता है, देखिए ट्रांसमिशन में भी क्या था, लाइट आ रही, एक लाइट रे आ रही थी, वो अपने पास से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही थी। रिफ्लेक्शन में क्या हो रही थी, वो लाइट अपोजिट उसी डायरेक्शन में वापस चली जा रही थी, ठीक है। लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है, लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है हमारी, ठीक है। लाइट क्या हो जाती है हमारी, स्कैटर कर जाती है किसी भी डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में। तो हम लोग उसको कैसे दिखा देंगे कि जो हमारी लाइट रहेगी वो ऐसे इस तरीके से कुछ हमारी स्कैटर कर जाएगी, मल्टीपल डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगी। तो ये था हमारा स्कैटरिंग का प्रोसेस। अब इसी तरीके से हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि लाइट जो आ रही है, लाइट रे जो आ रही है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और उससे एमिट क्या होते हैं, फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, ये रहा है। देखिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम सारे खुद से बना के बताए हैं, ठीक है, कि आप लोगों को पता रहे कि इसमें अनवांटेड चीज़ें नहीं बनानी, जो मेन पार्ट्स हैं बस वही बना के आने हैं। इसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लाइट रे आ रही है, ये रही, ये लाइट रे इस तरीके से आएगी। अब जब लाइट रे इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। तो जब लाइट रेस में पड़ेगी तो वो क्या करती है, जब एनर्जी इसके अंदर जाएगी तो वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन। ये इस तरीके से होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये हुआ है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन। तो ये थी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जैक्टली होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। जो हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है, एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों फील्ड्स होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होती हैं। जैसे कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी हमारे पास और एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जो कि आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो वो कंप्लीटली कंबाइन होकर क्या बनाती है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये रहा, एक सेकेंड, ये हमारे पास डायग्राम था, ये हमारे पास डायग्राम था, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस हैं, और इस एक्सिस में क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये कंबाइन होकर दोनों चीज़ें क्या देती हैं हम लोगों को, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देती हैं, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट क्या था, यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोपोगेटिंग थ्रू स्पेस, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड नंबर क्या है, इट कैरीज पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ये क्या है, ये जो एनर्जी अपने आप साथ कैरी करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स बोलते हैं जिसको हम लोग, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स।
थर्ड नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बता दी मैंने, डायग्राम में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से परपेंडिकुलर होते हैं और ट्रैवल करते हैं। अब इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है एक फोटोन के साथ, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अभी तक हम पढ़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती थी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। सो इट इंक्लूड, देखो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक रेडिएशंस है, तो उसको क्या हो जाता है, हम लोग डिवाइड करते हैं उसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बनता है, एक बैंड बनता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लीजिए हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी ले ली 1 to 100, ठीक है, फिर ले ली 100 to 500, ठीक है, नैनोमीटर्स में लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बन जाएगा। ठीक है, और उसमें हमारे पास कितनी सारी टाइप की वेव्स हैं, जैसे कि हमारे पास यूवी हो गई, इंफ्रारेड हो गई, रेडियो वेव्स, ये सारे रहते हैं। अब इनको हम लोग किस तरीके से अरेंज करते हैं, फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी वेव्स विथ लॉन्ग वेवलेंथ टू हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी के फिर अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो विजुअल होती है, ठीक है, विजुअल रीजन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक मैटर करती है, हमारे पास 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद इट इंक्लूड्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसमें क्या होती है, काफ़ी सारी रेंजेस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, जो मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया है उस हिसाब से अगर आप लोग रिकॉल कर सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हो सकते हैं, कि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करके क्या पता लगा सकते हैं, किसी भी मैटर का, कोई भी हमारे पास एक अगर सब्सटेंस दिया हुआ है उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं वो कितना पुराना है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ही इसमें दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस क्या था या कैसा था। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है या कैसा था, ठीक है, उस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। फोर्थ नंबर आता है हमारे पास, रिजल्ट्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, और इसके थ्रू स्पेक्ट्रो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल से जाकर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाकर हम लोग रिसर्चेस करते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एप्लीकेशन और एडवांटेज मतलब याद रखिए, क्योंकि आप इंजीनियर से तो समझ सकते हैं, आप लोगों को एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस पता होने चाहिए हर चीज़ के। सो पहले एप्लीकेशन की बात करें, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन दी स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन, जो कि आप लोगों को, देखिए आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, उसमें भी मैं आपको बताया स्ट्रक्चर बताता है, तो आप लोगों की याद हो जानी चाहिए चीज़ें। एप्लीकेशन में भी यही था, एडवांटेजेस में भी यही है। ठीक है, कि किसी भी मैटर या सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है। इसके बाद क्या आता है, इट कैन आल्सो बी यूज टू मॉनिटर चेंजिंग कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन काइनेटिक स्टडीज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर इन दी वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो सबसे पहला इसके पहला वाला पॉइंट क्या था, यूज टू मॉनिटर चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती, तो वहाँ पर किस तरीके से कंसंट्रेशंस चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, वो सारी चीज़ें भी हम लोग पता लगाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और लास्ट वाला क्या बता रहा है पॉइंट, इट इज आल्सो दी बेसिस ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कलर्स कॉम्बिनेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनती है उसके अंदर हमारा यूवी विजुअल रीजन होता है, उसके अंदर वेवग्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें इसी से निकल के आती हैं। तो कलर का भी जो एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू मिला हम लोगों को, वो इसी के थ्रू मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो अब एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने आप लोगों को आधा बना के लाया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बाकी आपके सामने खुद बना के बताऊंगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से अरेंज रहता है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें हमारे पास कि यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल्स रहती है हमारे पास। अब इस एनर्जी लेवल्स में क्या रहेगा हमारे पास, कि जो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, ये सारे एनर्जीज होती हैं। अब इन्हीं के हिसाब से क्या बनता है, एनर्जी लेवल बनता है इनका, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन सी एनर्जी लेवल नीचे आती है, मतलब कम होती है, किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ डायग्राम के थ्रू आप लोगों को याद रखनी है। सो पहला पॉइंट अगर देखें हम लोग, ये जो सबसे लो होती है वो किसकी होती है, रोटेशनल एनर्जी लेवल होती है वो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वो चीज़ क्या होती है, रोटेशनल। ठीक है,
रोटेशनल एनर्जी लेवल। इसके बाद आती है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, ये जो है वो क्या है हमारे पास, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कैसे बनते हैं, जब आप लोग आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर्स में। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गई। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिशंस होते हैं। जब आप लोग ट्रांजिशंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसे कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इतना हाई क्यों होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कम क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल पता चल गया आपको, वाइब्रेशनल, और सबसे जो हाईएस्ट होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा कंप्लीट है ये हमारे पास आता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका ऑर्डर भी लिख दिया है इस तरीके से, ये भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। देखिए ये डायग्राम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना के आते हैं तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ अगर आपने डायग्राम बनाया तो आपको नॉलेज है, तो कोई इशू नहीं रहता। आप कहानी लिख के आएंगे उससे बेटर आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में मैं काफ़ी सारे डायग्राम्स आपके लिए लेके आऊँगा जिसको आप लोग बना सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी चीज़ पता चल गई आप लोगों को कि सबसे जो लोएस्ट होती है वो होती है हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल, फिर आती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो ये था हमारे पास एनर्जी लेवल, इसका डायग्राम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की। अब हम लोग किस पे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे। इसके बाद करेंगे हम लोग वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल क्या है, द मॉलिक्यूल possesses इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू दी। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग कोई भी एक, जैसे मान लीजिए ये एक मैटर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से, मतलब ग्राउंड स्टेट आप लोग जानते होंगे, अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अब कोई भी चीज़ है, अब वो हायर स्टेट पे जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं, अगर आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, किसी बाइक से जाना है, तो वो कुछ ना कुछ पहले एनर्जी कंज्यूम करेगी ना आपकी बाइक, तब आपको लेके जाएगी, मतलब आप लोग, आपका पेट्रोल खर्च होगा उसमें। तो इसी तरह इसमें भी है, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऊपर जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन में अगर देखें हम लोग, तो मॉलिक्यूल पजेसेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू द एक्साइटेड स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर भी डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम। एक इलेक्ट्रॉन आया, एक फोटोन आया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और फिर वो कहाँ से कहाँ जाता है, एक E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल जाता है। These energies are E1, E2, E3 एक्सेट्रा एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहा है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स को चेंज कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इसी से क्या बनती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स बनती हैं। दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड एंड डिस्क्रीट। अब इन हर एक एनर्जी लेवल की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि हम लोग कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके हम लोग क्या एक कंक्लूजन निकालते हैं, और हम लोग बता पाते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल है या जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका नेचर क्या रहने वाला है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। इन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज टेक्स प्लेस। अब इसमें एब्जॉर्प्शन किसका होता है, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। देखिए आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में क्या हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल थी वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही थी, और इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जा रहा था। ठीक है, अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या होता है उसको देखते हैं। सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी रिफर्स टू द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पीरियोडिक मोशन ऑफ एटम्स विद इन ई मॉलिक्यूल। अब देखिए वाइब्रेशन से आप लोग क्या समझते हैं, वाइब्रेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक मोशन अगर रिपीटेडली पीरियोडिकली मूव कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी तरीके का जो एक पीरियोडिक मोशन एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशंस होंगी, और जब किसी भी चीज़ में वाइब्रेशंस होंगी तो उसकी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल भी
बनेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए कि अंदर प्रोसेस कैसे चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मेरे पास एक मॉलिक्यूल, एक मैटर है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर एक मेरे पास ये एटम बैठा हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, ये एटम बैठा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, इस तरीके से कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जनरल सी बात है कि ये क्या करेगा, हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, वहाँ से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कैसे जनरेट होता है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कैसे जनरेट होता है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग बताइए हमारे पास कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर दी एनर्जी लेवल्स विच आर लेस देन दी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये चीज़ हम लोग अपने पिछले स्लाइड में देख के आए हैं कि क्या होता है, हमारे पास जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है वो हाई होती है। ठीक है, और जो हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होती है वो लो होती है। When the IR radiation is absorbed, then the molecules are excited from the one vibration energy to other। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब इंफ्रारेड रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं एक वाइब्रेशनल एनर्जी से लेके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पर। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। वहाँ पर क्या हो रहा था, एक यूवी वाला रीजन था। ठीक है, एक अल्ट्रा वायलेट रे आ रही थी, उसको एब्जॉर्ब करके हमारा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था लोअर से हायर पर। यहाँ पे क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी। अब इसी तरीके से रोटेशनल एनर्जी लेवल आती है। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या होता है, दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड एंड डिस्क्रीट। ये एनर्जी लेवल्स भी क्या होती हैं, क्वांटाइज होती हैं और डिस्क्रीट होती हैं। इसके बाद आता था स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल इज इवन स्मॉलर देन। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, सबसे नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रोटेशनल सबसे नीचे था, फिर वाइब्रेशनल था, फिर ये चीज़ थी। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई। इसके बाद आता है हमारे पास कि एनर्जी का सारा कम्बिनेशन किस तरीके से हो रहा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो किस तरीके से हम लोगों को दी जाती है, उसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो हम लोगों को ये दिया गया है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये ब्रैकेट में मैंने ठीक है। अब टोटल एनर्जी कैसे दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई हमारे पास, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई और रोटेशनल एनर्जी हो गई। ये कंप्लीट मिला के। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होता है वो, ये ऑर्डर भी आप लोगों को याद रखना है। ये ऑर्डर भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, ये ऑर्डर भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये है इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग इन एग्जाम। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग एग्जाम में जरूर लिख के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की होती है, फिर वाइब्रेशनल की होती है, फिर रोटेशनल की होती है, फिर ट्रांसलेशनल की। लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा लोअर होगी तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे या निगलेक्ट कर देंगे। सो अगर हम लोग समझें बात को कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है तो बहुत बड़ी चीज़ के सामने उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। हमारे पास 3 मेजर एनर्जी लेवल्स रहेंगे और उन्हीं को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। सो 3 मेजर एनर्जी लेवल्स थे, ये रहे। तो फाइनल एनर्जी हमको क्या मिलेगी, फाइनल एनर्जी हम लोगों को मिलने वाली है ये रही। फाइनल एनर्जी मिलेगी इससे इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं इसको, बीर-लम्बार्ट्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इट स्टेट दैट फॉर पैरेलल बीम, देखिए इसको मैं आपको अगर डेफिनेशन से समझाऊंगा तो आपको कम समझ आएगा। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से एक लाइट पास हो रही है, इसकी लेंथ जो है हमारे पास L है। ठीक है, वो यहाँ रे निकल के आ रही है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया जाता है कि जो लिक्विड है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन की और पाथ लेंथ के। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है L और यहाँ पर एब्जॉर्बिटिविटी भी होगी। तो इसकी जो एब्जॉर्बिटिविटी है, ये लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के हैं और लेंथ की। लेंथ किसकी, पाथ लेंथ। एक जो बीकर लिया रखा है हम लोगों ने या बॉक्स ले रखा है, उसके अंदर लिक्विड बड़ा है, तो उसकी लेंथ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ L रहती है और कंसंट्रेशन C है।
तो जो हमारा एक बीकर है उसके अंदर जो लिक्विड है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग बताते हैं किसके थ्रू, एब्जॉर्टिविटी के थ्रू। तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है, पहले कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अपना निकालते हैं। ये हमारा फाइनल फार्मूला ये निकल के आ गया, ए इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बी हमारा पाथ लेंथ मान लीजिए और सी कंसंट्रेशन मान लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको बता। अब डेफिनेशन क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासिंग थ्रू अ होमोजेनियस सॉल्यूशन द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। अब इसका डायग्राम मैं बना के नहीं लाया था क्योंकि आपको मैं खुद यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। अब डायग्राम उसका इसका किस तरीके से बनेगा, ये रहा, ये हमारे पास एक बीकर हो जाएगी, ये हमारे पास एक बीकर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास इसका एब्जॉर्प्शन लॉ का आपके पास अगर प्रिंसिपल पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ से एक लाइट आएगी, यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे। ये लाइट जा रही है और ये जा रही है, इसके अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड बड़ा होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ डिफाइन करेंगे हम लोग, ये जो लेंथ रहने वाली है, ये जो लेंथ रहने वाली है, ये लेंथ है, ये हम लोगों को गिवन रहेगी एल। इसकी वैल्यू क्या है, अरे सॉरी पेन सेलेक्ट करना था। इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, ठीक है भाई। ये क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो हम लोग को कंसंट्रेशन पता है, लेंथ पता है, तो यहीं से ये चीज़ निकल के आती है कि जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और लेंथ के। यहाँ से हम लोग इसका सिंबल हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ए, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, सी इंटू एल। ये फॉर्मूला बन के आता है, ये आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये रहा हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब 2 कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग दी कांस्टेंट। अब यहाँ पर 2 मेथड होते हैं कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी जो वहाँ पर कांस्टेंट आया था उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसका सिंबल होता है एब्जॉर्प्टिविटी इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ 1 सेंटीमीटर लेयर फॉर गिवन वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला निकल के, यहाँ पर इसको हाईलाइटेड नहीं किया गया है, ये रहा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्टिविटी में क्या था, द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ अ गिवन वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो मैंने आपको प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल प्रिंसिपल में बताया था कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन है यही हमारी क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी है। इसी तरीके से मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आती है। अब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी में क्या होता है, फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ अ 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। वहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम था, यहाँ पर क्या है, मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से केसेस कंडीशन चलेंगी। यहाँ पर सिग्मा एम सी इंटू एम इंटू एल, यहाँ पर एम क्या है, मोलरिटी, यहाँ पर एम क्या आ जाएगी हमारी, मोलरिटी। इतना याद रखना है बस। तो ये 2 फैक्टर्स थे कुछ, इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग करते हैं खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। अगले 3 लेक्चर में हमारे पास ये तीनों जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट लेक्चर हम लोग ऑप्टिक आइसोवर्जन पे लेके इस चैप्टर को भी कर देंगे खत्म, ठीक है गाइस। सो थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की सारी बेसिक चीज़ें समझनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइस।